periodic table and electronic configuration, block wise characteristic of element, ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। जो बचा टॉपिक ये periodic trends in elemental properties, इस टॉपिक के कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं, कुछ आज और कुछ आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है periodic trends in physical properties। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में along the period या फिर along the group क्या पर्टिकुलर ट्रेंड दिखता है वो आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस मतलब क्या? अब देखो, एटॉमिक रेडियस मतलब एक एटम, ठीक है, उसका जो ये रेडियस है उसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस। अब ये एटम का रेडियस हम किधर सेंटर लेंगे और किधर आउटर पार्ट? तो अब देखो, कोई भी एटम एक्चुअली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से बना होता है। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कोई बाउंड्री नहीं होता, इसलिए कोई भी एटम का कोई एक तय बाउंड्री होता नहीं है। तो हम किधर सेंटर पकड़े, दैट इज न्यूक्लियस, बट एंड कहां पकड़े वो पता नहीं है। इसलिए एटॉमिक रेडियस जो हमें नापना होता है वो इतना इजी नहीं है हर एटम के लिए। तो उसके लिए दो कंडीशन है, फॉर नॉन मेटल्स एंड फॉर मेटल्स। फॉर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस, हमें ऐसे नॉन मेटल्स लेने हैं, नोबल गैसेस नहीं। नोबल गैसेस क्यों नहीं? क्योंकि उनके जो लास्ट ऑर्बिटल वो फिल्ड है। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं अदर देन नोबल गैसेस, दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट, नोबल गैसेस मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं, जो नॉन मेटल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो ग्रुप 18 को छोड़ के पी ब्लॉक में जो बाकी जो भी नॉन मेटल्स हैं उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो कैसे नापना है वो मैं बताऊंगी। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जो एलिमेंट के होते हैं वो एक दूसरे को बॉन्ड होते हैं बाय कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये एक सपोज क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, दोनों एक दूसरे को कैसे जुड़े होंगे? वाया कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो बॉन्ड लेंथ होता है ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड लेंथ है इस सिंगल बॉन्ड का, वो एक्चुअली पहले एटम का रेडियस और दूसरे एटम के रेडियस को जुड़ के बना होता है। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्चुअली सम ऑफ द टू बॉन्डेड एटम का रेडियस है। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली क्या है? दो एटम के बीच में दोनों एटम के रेडियस का सम है, और इसलिए इसे कोवैलेंट रेडियस भी कहा जाता है। तो कोवैलेंट रेडियस के हेल्प से हम लोग एटॉमिक रेडियस फॉर नॉन मेटल पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कार्बन का अभी बॉन्ड लेंथ पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल तो दो कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ हमें पता लगाना होगा पहले। तो हमने दो कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इन डायमंड पता लगा लिया 154 पिकोमीटर। तो उसका एटॉमिक रेडियस कितना हुआ? 154 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक कार्बन का रेडियस दूसरे कार्बन का रेडियस ऐड होके वो बॉन्ड लेंथ बना है, इसलिए 154 डिवाइड बाय 2 वो हो गया 77 पिकोमीटर। तो कार्बन का बॉन्ड लेंथ इन डायमंड कितना हुआ? 77 पिकोमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ कार्बन इन डायमंड। अब बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन, तो ये है आपका क्लोरीन। एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम को बॉन्डेड है और ये उनका बॉन्ड लेंथ है, दैट इज 198 पिकोमीटर। अब मुझे रेडियस पता लगाना है। तो एक एटम का रेडियस दूसरे एटम के रेडियस को ऐड होके बॉन्ड लेंथ हुआ है, इसलिए एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाई 2, दैट इज 99 पिकोमीटर। तो ये हो गया फॉर नॉन मेटल। अब फॉर मेटल, मेटल में कोई कोवैलेंट बॉन्ड होता नहीं है, तो हम इस मेथड से मेटल में एटॉमिक रेडियस नहीं पता लगा सकते। तो मेटल में क्या लेना है? मेटल में जो है आपको डिस्टेंस लेना है दो एडजेसेंट एटम के बीच का। तो ये सपोज एक मेटेलिक शीट है, इस मेटेलिक शीट में बहुत सारे एटम्स हैं,
तो दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे आप मेजर करोगे और मेजर करके उसका वैल्यू आप हाफ कर दोगे, तो वो आपको मिल जाएगा मेटेलिक रेडियस, दैट इज रेडियस फॉर मेटल्स। ठीक है, तो अभी मेरे पास एग्जांपल है फॉर बी। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस बी में है 224 पिकोमीटर, दैट इज 224 पिकोमीटर। इसलिए अभी मुझे उसका मेटेलिक रेडियस निकालना है, तो 224 डिवाइड बाई 2 दैट इज 112 पिकोमीटर। तो यहाँ पे मेटेलिक रेडियस फॉर बी हो गया 112 पिकोमीटर। तो इसका कंक्लूजन ये है, यदि आपको एटॉमिक रेडियस पता लगाना है मेटल में, तो आपको लेना है 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, दो एडजेसेंट एटम के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। और नॉन मेटल में निकालना है तो आपको लेना है टू सिंगल बॉन्डेड एटम्स का हाफ। तो ठीक है, नॉन मेटल में क्या लेना है, टू सिंगल बॉन्डेड एटम का बॉन्ड लेंथ का हाफ। तो इस तरह से आप एटॉमिक रेडियस फॉर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स निकाल सकते हो। अभी उसका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, तो एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड और एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द ग्रुप अभी हमें देखना होगा। तो एटॉमिक रेडियस जो पीरियड के अक्रॉस है, ग्रुप 17 तक, 18 का नहीं बात कर रहे हैं, ग्रुप 17 तक वो डिक्रीज होता है। तो ग्रुप पीरियड के अक्रॉस देखोगे तो यहाँ पे ऐसे पीरियड के अक्रॉस आप बढ़ते जाओ तो आप देखोगे एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। बट आप ग्रुप के अक्रॉस देखोगे, ग्रुप में कोई भी ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, उसके अक्रॉस देखोगे तो ऊपर से नीचे तक आप देखोगे जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। तो पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक रेडियस कम होता है, ग्रुप के अक्रॉस एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अब ये होता क्यों है, अभी हम पहले बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रहा है आपके न्यूक्लियस से लेके आउटर ऑर्बिटल के डिस्टेंस पे। करेक्ट, कोई भी एटम में न्यूक्लियस से देख के उसके आउटर ऑर्बिटल के डिस्टेंस तक ऑलमोस्ट, उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। अब जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब न्यूक्लियस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस अपना चार्ज लास्ट वाले ऑर्बिटल तक पहुंचा पाएगा, उतना ज्यादा इस न्यूक्लियस और इस लास्ट ऑर्बिटल या लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। और उतना ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ये न्यूक्लियस इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ पुल करने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसे पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और इसलिए एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उतना ज्यादा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और अपनी तरफ पुल करने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, और उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा है। अब अक्रॉस द पीरियड होता क्या है, अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे ग्रुप 1 पीरियड से लेके ग्रुप 17 पीरियड तक, तो हो क्या रहा है, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ते जा रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जो है नंबर ऑफ शेल सेम है, न्यूक्लियस एक शेल, न्यूक्लियस एक शेल, तो नंबर ऑफ शेल सेम रह रहा है अक्रॉस द पीरियड। नंबर ऑफ शेल सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज तो बाई 1 बढ़ते जा रहा है, हर इसमें न्यूक्लियर चार्ज बाई 1 बढ़ता जा रहा है, बट नंबर ऑफ शेल सेम है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अंदर के जो शेल है, जो प्रोटेक्टिंग शेल होते हैं, जो आउटर शेल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका नंबर सेम है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ शेल सेम है, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़ रहा है पर उसी शेल में ऐड होने की वजह से उतना ज्यादा वो प्रोटेक्टेड नहीं हो पा रहा, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रहा है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, तो हमने पढ़ा अभी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि बढ़ता जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, और जितना ज्यादा वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम होता जाएगा।
तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको आपका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ पा रहा है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम होते जा रहा है अक्रॉस द पीरियड। बट अब ग्रुप की बात करते हैं। कोई भी एक ग्रुप रैंडमली लो, ऊपर से नीचे तक देखो, आप देखोगे कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है उसमें सपोज एक ही शेल है, तो सेकेंड एलिमेंट में होगा 2 शेल, थर्ड एलिमेंट में होगा 3 शेल। अब शेल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, शेल बढ़ने की वजह से इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन तक इतने इजीली नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर रहा है। इसलिए जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है और शील्डिंग बढ़ रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसलिए शील्डिंग बढ़ रहा है। और शील्डिंग बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो लास्ट ऑर्बिटल तक अपना चार्ज उतना नहीं दे पा रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत वीकली अट्रैक्टेड है आपके न्यूक्लियस को। मतलब न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइट नहीं पकड़ पा रहा। और दूसरा कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी ज्यादा हो रहा है, मतलब ये इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्स कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का उतना नहीं है, बट रिपल्सिव फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा है, जिसकी वजह से जो अब ये आउटर शेल है और दूर जा रहा है और उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ग्रुप में नीचे जाते वक्त। तो पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, ग्रुप के अक्रॉस ऊपर से नीचे तक एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो आप ये क्लियरली इस चार्ट में देख सकते हो। तो आप पहले देख लो अक्रॉस द पीरियड। तो अक्रॉस द पीरियड जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्रॉस द पीरियड जो आपका ये है अक्रॉस द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है, इसलिए आउटर शेल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है और इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। बट अक्रॉस द पीरियड देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस घट रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आउटर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और करीब आ रहा है, जिससे उसका एटॉमिक रेडियस घट रहा है। अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस की। अब आयोनिक रेडियस ये टर्म आया कहां से, तो आपको याद रखना है कि 2 टाइप ऑफ आयन होते हैं। एक होता है कैटायन जो एक्चुअली होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है एनायन जो होता है नेगेटिव आयन। कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं इसलिए वो कैटायन बनता है। एनायन बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए वो एनायन बन जाएगा। कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए वो कैटायन बन जाएगा। और ये कैटायन और एनायन के रेडियस को कहते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस बहुत हद तक सिमिलर है आपके एटॉमिक रेडियस के, बट अब आपको याद रखना है जो कैटायन होता है वो एक्चुअली स्मॉलर होता है आपके नॉर्मल एटम से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैटायन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अभी बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या होता है, देखो 2 एटम है सपोज, एक ए प्लस। ए तो न्यूट्रल है, ए प्लस बना है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो न्यूक्लियस चार्ज है, सपोज इसमें न्यूक्लियस चार्ज Z है, तो इसका भी न्यूक्लियस चार्ज Z ही रहेगा, बट इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अब क्या हो गया है, कम हो गया है। इलेक्ट्रॉन काउंट कम होने की वजह से क्या होता है, शील्डिंग कम हो जाता है, क्योंकि शील्डिंग कौन करता है, इलेक्ट्रॉन।
शील्डिंग कम होने की वजह से न्यूक्लियस अपने आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन को और अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होता है, आपका कैटायन का साइज छोटा हो जाता है। इसलिए कैटायन नॉर्मल एटम से छोटा होता है, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके आउटर इलेक्ट्रॉन पे अब ज्यादा हावी है। बट अब एनायन की बात करें तो एनायन जो है वो एक्चुअली लार्जर होता है आपके नॉर्मल एटम से। क्यों? अब कोई एक एटम है बी और एक एटम है बी माइनस। एनायन कैसे बना? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों में सेम है, बट बी में क्या है, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर पुश करेंगे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, पहले केस में भी दूसरे केस में, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे शील्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन तक उतनी अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन और भी दूर जाएगा न्यूक्लियस से, जिससे उसका एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, कैटायन में आयोनिक रेडियस कम होता है उसके नॉर्मल एटम से, और एनायन में आयोनिक रेडियस ज्यादा होता है उसके नॉर्मल एटम से। बट अब कुछ एटम्स और आयंस ऐसे होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो कुछ एटम्स और आयंस ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन काउंट सेम है, और उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। बट आपको याद रखना होगा, भले ही उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बट उनका न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेम नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं होने की वजह से उनके आयोनिक रेडियाई में भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जिसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन दिखाने की वजह से वो और खींचा जाएगा वो शेल न्यूक्लियस की तरफ, और उसका रेडियस कम हो जाएगा। तो दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका रेडियस छोटा है। तो यहाँ एक एग्जांपल है F माइनस और Na प्लस, जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है। F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दोनों के आयोनिक रेडियस में डिफरेंस है। F माइनस के आयोनिक रेडियाई है 133 pm, वायरस Na प्लस का आयोनिक रेडियाई है 98 pm। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ F माइनस जो है वो +9 है, और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Na प्लस है +11। तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? Na प्लस का। और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा हावी होता है, जिसके वजह से वो शेल उसकी न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाता है, और उसके वजह से उसका आयोनिक रेडियाई कम हो जाता है। इसलिए Na प्लस का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है F माइनस से, इसलिए उसका आयोनिक रेडियाई कम है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्पीशीज हैविंग लार्जर रेडियस फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है Na एंड Na प्लस। तो Na और Na प्लस में आप देखोगे तो एक्चुअली दोनों में क्या है, Na प्लस में जो है इलेक्ट्रॉन कम है Na से, इसलिए तो Na प्लस बना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से Na प्लस में Na से इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से शील्डिंग कम होगा, और शील्डिंग कम होगा उसकी वजह से क्या होगा, Na प्लस का जो न्यूक्लियस है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हावी होगा, और Na प्लस का रेडियस स्मॉल होगा, बट Na का रेडियस क्या होगा, लार्ज। नेक्स्ट है Na प्लस एंड Mg2 प्लस। Na प्लस और Mg2 प्लस एक्चुअली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, दोनों में सेम काउंट है इलेक्ट्रॉन का, बट आप देखोगे Mg2 प्लस में 2 प्लस न्यूक्लियर चार्ज है, Na प्लस में एक ही न्यूक्लियर चार्ज है, और Mg2 प्लस में 2 न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू ज्यादा है,
जिसकी वजह से वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हावी है Na+ से, और इसलिए Mg2+ का जो आउटर शेल है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और इसलिए इसका साइज स्मॉल हो जाएगा, बट Na+ अब क्या है, लार्जर रेडियस। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, देखो आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से यदि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बन जाता है कैटायन। तो रिमूवल ऑफ न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना क्या इतना इजी है, नहीं, उसके लिए आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो एनर्जी उसे X+ में कन्वर्ट करता है। अब ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो X में, जो उसको आप X+ में कन्वर्ट कर रहे हो, इस एनर्जी को आप कहोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो एनर्जी आपको लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूट्रल एटम से निकालकर उसे कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन इस तरह से है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the isolated gaseous atom in its ground state is called as ionization enthalpy. Ionization enthalpy को एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल से। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिर्फ एक नहीं होता, देखो पहले न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला X+ बना, फिर आप वापस एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बन जाएगा X2+, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बन जाएगा X3+ एंड सो ऑन। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस तरह से होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर कैटायन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हुआ सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको ये याद रखना जरूरी है कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है पॉजिटिव आयन से, जो डिफिकल्ट है, इसलिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए कोई भी केस हो तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो आप यहां देख सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक चार्ट, इसको मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी, बट उसके पहले हम ये देखेंगे, जैसे हम ग्रुप में मूव करेंगे, ठीक है, जैसे हम ग्रुप में मूव करेंगे ऊपर से नीचे तक, हम देखेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लग रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में यदि मैं ऊपर से नीचे मूव कर रही हूं तो मैं क्या देख रही हूं, मुझे एनर्जी कम से कम प्रोवाइड करते जाना पड़ रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप में मूव करते हो तो हर ग्रुप में एलिमेंट में शेल ऐड होता जाता है। तो ये न्यूक्लियस, फिर दूसरा शेल, पहले इसमें एक ही शेल है, सेकेंड एलिमेंट में 2 शेल है, थर्ड एलिमेंट में 3 शेल है एंड सो ऑन। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करोगे तो क्या हो रहा है, शेल ऐड होते जा रहा है, शेल ऐड होते जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर की इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट, शेल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन काउंट भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन काउंट ज्यादा है मतलब कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, कोर इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, जो आपका बीच का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक इजिली नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इन अंदर की इलेक्ट्रॉन उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं, उसको शील्ड करने लगते हैं, और उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के नहीं रखता, जिससे आपको आउटर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी है, इसलिए आप इजिली इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सकते हो, और इसलिए आप ग्रुप में जब नीचे मूव करते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाता है।
बट अब आप पीरियड के अक्रॉस देखो, पीरियड के अक्रॉस देखोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब बढ़ता जा रहा है। ग्रुप के अक्रॉस आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा था, घट रहा था, कम होते जा रहा था, क्योंकि एनर्जी लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम हो रही थी। बट अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली अपने आप से पकड़ के रखता है, जिससे आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इसलिए अक्रॉस द पीरियड आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अल्कली मेटल की बात करें तो उसमें लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, बट इनर्ट गैसेस में हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड। तो आप देख सकते हो ये ग्रुप 1 की बात कर रही हूं मैं, लिथियम से लेके सीजियम तक। तो आप ग्रुप 1 में देखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जा रहे हैं हर एक एलिमेंट में, और शेल ऐड होने की वजह से न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना मुश्किल है, और इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड नहीं है और आप इजिली निकाल सकते हो। बट अक्रॉस द पीरियड आप देखोगे, अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रख रहा है, जिससे आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और इसलिए आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। बट एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, यदि आप इस चार्ट को देखो तो आप पाओगे बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो कम होना चाहिए था बोरॉन से, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है। बट यहाँ उल्टा है, यह बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और बोरॉन का कम है, जो ये वैल्यू इंटरचेंज होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। क्यों? अब इसका रीजन ये है, क्योंकि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन का वो स्मॉलर है बेरिलियम से। ये क्यों है? क्योंकि बेरिलियम लूज करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल। बेरिलियम कहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2s ऑर्बिटल से। तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद 1s है और फिर 2s से बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बट अब बात करें बोरॉन की, बोरॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अपना 2p ऑर्बिटल से। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस है, फिर 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है। तो बोरॉन कहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2p से। तो बेरिलियम कर रहा है 2s से, बोरॉन कर रहा है 2p से। तो 2s करीब है न्यूक्लियस के कि 2p, तो 2s न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। अब 2s न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने की वजह से जो ये वाला बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बॉन्ड है एज कंपेयर टू बोरॉन। इसलिए आपको बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, बट बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। और इसके वजह से जो है बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू बोरॉन, ठीक है। सिमिलरली आपको दिखेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन, इसलिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, बट इसका एग्जैक्टली अपोजिट दिखता है। ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है डबली ऑक्यूपाइड 2p ऑर्बिटल से, क्योंकि ऑक्सीजन में जो 2p ऑर्बिटल होता है उसमें इस तरह से फीलिंग है, क्योंकि 2p 4 है तो ये ऑक्सीजन का है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उसमें सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये डबली ऑक्यूपाइड ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देता है, जिसकी वजह से उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। बट नाइट्रोजन केस में वो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करता, जिसकी वजह से उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है।
इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर सिलिकॉन, फास्फोरस एंड क्लोरीन इज गिवन एज 780, 1000 and 60, 1255 किलो जूल। अब आपको सल्फर का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है कि वो 1000 रहेगा कि 1200 रहेगा। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर 3, इनका सीक्वेंस ऐसे ही इस एलिमेंट का, सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर क्लोरीन है। तो आपको पता है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, बढ़ता जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड जो थर्ड पीरियड के अक्रॉस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाना। तो उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो सल्फर का है उसका फास्फोरस से ज्यादा होना चाहिए और क्लोरीन से कम। तो फास्फोरस से ज्यादा मतलब 160 से ज्यादा और 1255 से कम, मतलब उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1200। तो सल्फर का एक्सपेक्टेड क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, 1200। बट अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, फास्फोरस का है 3s2 3p3, सल्फर का है 3s2 3p4 एंड क्लोरीन का है 3s2 3p5। अब फास्फोरस, फास्फोरस का आप यदि देखो तो वो सारे हैं सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का देखो तो उसमें देखोगे आप 3p4 मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डबली फिल्ड है। करेक्ट। तो किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है, फास्फोरस का कि सल्फर का, सल्फर का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, जिसके वजह से सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है एज कंपेयर टू फास्फोरस। इसलिए सल्फर का आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है अब वो क्या होना चाहिए, फास्फोरस के आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होना चाहिए, इसलिए उसका वैल्यू 1060 से भी कम होना चाहिए। इसलिए सल्फर का एक्चुअल फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है, 1000 किलो जूल और ना कि 1200। समझ गए, एक्सपेक्टेड क्या था 1200 बट एक्चुअल क्या है 1000, क्योंकि सल्फर में डबली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है बट फास्फोरस में सिंगली फिल्ड। एंड दैट्स ऑल फॉर